कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारे मैटर होते हैं और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एक बीकर में पानी भरा हुआ है और ये बीकर में जो पानी भरा हुआ है इसमें हम लोगों ने क्या किया, चीनी मिला दिया। अब चीनी जैसे हम लोगों ने मिला दिया, या मान लीजिए कि आपने सॉल्ट मिला रखा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए सॉल्ट हमने मिला दिया। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा स्टेयर किया, मतलब घुमाया वगैरह, तो आप देखेंगे कि जो पहले पानी का लेवल इतना था, फिर जब आपने सॉल्ट या शुगर को डाला तो भी आपका पानी का लेवल इतना ही रहा। फिर आपने उसको घोल भी दिया, उसके बाद भी आपने देखा कि जो पानी का लेवल है वो इतना का इतना ही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो पानी का लेवल है वो तो वहीं रह गया, फिक्स्ड रह गया, ऊपर नीचे हुआ नहीं। दूसरी बात ये कि जो हमने सॉल्ट डाला था, जो हमने शुगर डाला था, वो डिसअपियर कहाँ हो गया, वो गायब कहाँ हो गया। क्या यहाँ पे कोई जादुई ट्रिक हो रहा है? जी नहीं। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मैटर हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या है, वाटर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका वाटर का पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका वाटर का पार्टिकल है। तो ये जो वाटर का पार्टिकल है, क्योंकि वाटर आपका एक मैटर है और वाटर का जो पार्टिकल है, लेकिन इसके बीच में आप देख रहे हैं कि काफी गैपिंग है, काफी स्पेस खाली है। तो जब आपने चीनी को डाला, जब आपने सॉल्ट को डाला, तो वो क्या हुआ कि वो टूटकर, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर वो क्या हो गया, इसके बीच में घुस गए। इसके बीच में घुस गया, जो आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जाकर ये घुस गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितना बड़ा दाना था उतना ही, बल्कि ये क्या हो गया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। तो ये जो सॉल्ट है या जो आपका शुगर का जो आपका पार्टिकल है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों में क्या हो गया, वो टूट कर इस तरीके से जहां जहां पर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग था, जहां पे स्पेस खाली था, वहां पे जाके घुस गया। कौन? जो आपके पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के और शुगर के। तो यही कारण है कि इसका लेवल चेंज नहीं हुआ, पानी का जो लेवल था वो वहीं का वहीं रह गया, ऊपर नीचे नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बढ़ गया पानी का लेवल या नीचे आ गया, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? यहाँ पर चीनी या जो आपका शुगर था वो डिसअपियर क्यों हुआ? तो डिसअपियर इस कारण से हुआ क्योंकि पानी जो है, पानी के बीच में बहुत सारे स्पेस जो थे वो खाली थे, और वहीं पे ये जो है स्पेस में जो है आपका शुगर का पार्टिकल्स या जो सॉल्ट का पार्टिकल्स है वो चला गया। ओके, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये पता है क्या है, बताइए थोड़ा सा। प्रीवियस लेक्चर में आपने इसे देखा था। जी हाँ, ये है, थोड़ा सा और जोर डालिए। हाँ, ये है पोटाशियम परमैंगनेट। अभी भी याद नहीं आया? कोई बात नहीं, चलिए। पोटाशियम परमैंगनेट को हम लोगों ने इससे तो जरूर याद रखा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे आप पोटाशियम परमैंगनेट को पानी में डाल देंगे तो उसका कलर इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। याद आ गया होगा आपको, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर भी मान लीजिए कि जितना मैंने पानी लिया था उतना ही पानी में मैंने क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट को डाला। फिर वहां पे आप चेक कीजिए कि ना तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा ना तो डाउन जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का भी कारण क्या है कि जो पोटाशियम परमैंगनेट के जो बहुत ही वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले गए, जो पानी के बीच में स्पेस खाली है वहां पे जाके घुस गए, और इसी कारण से पानी का जो लेवल है ना ही तो आपको घटता हुआ नजर आ रहा है और ना ही तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दोनों तर्क से आपने क्या समझा? आप ये समझ गए होंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता ये है कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं
उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होता है। ठीक है, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। तो जो भी मैटर के पार्टिकल्स है उसके बीच में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, ठीक है, उसी में सब के सब चले गए थे, जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल से तर्क वितर्क किया। अब हम लोग देखेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। अब डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ये चकित करता होगा, तो इसके लिए हम लोग चलिए सबसे पहले एक एविडेंस लेते हैं। तो एविडेंस के तौर पे हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप देखिए कि इसमें वाटर मिला हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा ना आपको, थोड़ा सा ये क्या है क्या नहीं, डोंट वरी। एक ऐसा पदार्थ है, मतलब एक ऐसा मैटर है जिसको पानी में डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप समझ जाना कि ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब थोड़ा सा इस फिगर को आपको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि आपने वाटर लिया है और क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि पानी तो पहले कैसा होता है, पानी तो पहले क्या होता है हमारा, कोई कलर नहीं होता है पानी में। लेकिन जैसे हमने कॉपर सल्फेट डाला तो धीरे 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 क्या होते जा रहा है, पानी का जो रंग है वो कैसा बदलता जा रहा है, ब्लू कलर में बदलता जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो ब्लू कलर है वो स्प्रेड करने लगा। ठीक है, तो जो आपका पानी है उसका जो पार्टिकल्स है वो भी मोशन कर रहा है और जो कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स है वो भी मोशन कर रहा है। यही वजह है कि कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल है वो धीरे 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 मोशन करते हुए पूरे पानी में क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि पानी के भी पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, पानी के भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। यानी ये कॉपर भी घूम रहा है पानी में और पानी भी घूम रहा है किसमें, कॉपर सल्फेट में घूम रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। तो पार्टिकल्स जो है वाटर के और जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, मिक्स होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि वाटर के पार्टिकल्स भी मूवमेंट कर रहे हैं और आपके जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। यही कारण है, क्या कारण है कि कॉपर तो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, देखिए कॉपर का टुकड़ा तो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, नीचे में डाला हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि धीरे 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 कॉपर जो है वो इस तरह से पानी में पूरी तरह से क्या होगा, फैलता हुआ जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो पार्टिकल्स है वो भी मोशन कर रहा है और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ इस तरह से आके इंटरमिक्स होते चले जा रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स है या जो आपका वाटर के पार्टिकल्स हैं वो दोनों के दोनों मोशन कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरा कलर फैलता जा रहा है। जैसा आप होली का कलर खेलते होंगे ना, होली के दिन में रंग वगैरह से खेलते होंगे, तो पानी में जब रंग डालते होंगे लाल कलर का या हरा कलर का, तो उसमें भी बिल्कुल वही होता है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपने कलर डाला हुआ है उस कलर का पार्टिकल पानी में क्या हो रहा है, मोशन करते हुए पानी की स्पेस में घुसता जा रहा है। यही कारण है कि पूरा रंग जो है, थोड़ा सा अगर आप रंग लोगे तो पूरे पानी में क्या होगा, वो पूरा रंग आपको दिखाई देगा। चलिए और छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे आप लोग कपड़े वगैरह में, व्हाइट कपड़े वगैरह में उजाला डालते हो, तो पानी तो आपका 1 बाल्टी है लेकिन उजाला कितना डालते हो आप, मात्र 2 बूंद 4 बूंद डालते हो। ठीक है, तो 1 बूंद 2 बूंद जब आपने डाला उजाला को तो वो ब्लू कलर जो है वो पानी में जैसे जाएगा तो उसके जो पार्टिकल्स है, किसके, जो उजाला के पार्टिकल्स हैं वो टूट जाएंगे। टूटने के बाद क्या करेगा, वो पूरी तरह से गोल 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 मूविंग करते 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 पूरे पानी में फैल जाएगा और पूरे पानी को ब्लू कर देगा। अब तो समझ में आ रहा है ना कि अभी भी टफ लग रहा है। ओके, तो अब चलिए अगर अभी भी आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बहुत ही सीधा कर देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल को लूज कर देता हूँ, एग्जाम्पल बहुत नॉर्मल देता हूँ। तो अब देखिए ये तो आप जानते ही होंगे,
अब मत बोलिएगा कि इससे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, अब आपकी मम्मी घंटी लेके टन टून लेके आती हैं और अगरबत्ती साथ में लेके आती हैं, और वो क्या करती है कि किसी घर के किसी कोने में लगा देती है। ठीक थोड़े समय के बाद, यानी 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड के बाद आपको क्या होता है कि खुशबू आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो अच्छी खुशबू है अगरबत्ती की वो आप तक पहुंचने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में निकल रहे हैं वो मूव करते 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 आपके नाकों तक पहुंच गई और आप उसका स्मेल ले रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इस तर्क से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। पार्टिकल्स जो होंगे मैटर के वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे। यही एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर भी दिया। कहाँ पर दिया कि अगरबत्ती आप कहीं एक कोने में लगा दो, उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाएगी। तो क्यों पहुंचा? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो हवा में मिक्स्ड होके, यानी कि वो मूव करते करते आप तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये तर्क तो यहाँ पर भी साबित हो जाता है। कौन सा तर्क साबित हो रहा है इससे? इससे यही पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। अब बोलेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको तो आप पहचान ही रहे होंगे। जी हाँ, इसको हम लोग कहते हैं मधु, हनी, है ना, जिसको पिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग एक चीज मुझे बताओ कि इस पूरी पृथ्वी में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको आप 100 साल भी रख दोगे ना तो वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और बिल्कुल उसी फॉर्म में मिलेगा आपको। जी हाँ, वो हनी ही है। हनी को अगर आप 100 साल भी रख दोगे तो ये सड़ेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ 100 साल भी नहीं, 1000 साल भी रख दोगे तो यही इसकी रहेगी। तो बहुत ही फायदेमंद वाली चीज है ये। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये मधु है, ठीक है। अब इस मधु को आप क्या करो, पानी में डालो। आप एक गिलास शीशे का गिलास लो, उसमें पानी लो और मधु को उस गिलास में डालो। आप जैसे आप डालोगे तो आप ध्यान से देखना, जो मधु है ना वो धीरे धीरे गोल 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 घूमते 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 गिलास के नीचे बैठ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप मधु में भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जैसे आपने मधु को पानी में डाला तो पानी में वो क्या हुआ, धीरे धीरे गोल 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 घूमते घूमते नीचे की तरफ आएगा। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर भी जो मधु के पार्टिकल्स वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो इस तर्क से भी आप समझ रहे हैं कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये बात भी इसमें से साबित हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। सो अब यहाँ पर ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपने मधु लिया है उसको, उस मधु को आपने किस में डाला, पानी में डाला। तो पानी और मधु जो है इन दोनों को आपने क्या कर लिया, मिक्स्ड कर दिया, ठीक है। पानी और मधु को आपने क्या किया, मिक्स्ड कर दिया। तो जब एक मैटर के सब्सटेंस को दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ आप मिक्स कर देते हो तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, डिफ्यूजन बोला करेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। आप डेफिनेशन में पढ़ लीजिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन। अब दो अलग अलग मैटर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक मधु लिया और एक वाटर लिया। तो मधु एक मैटर है और वाटर एक डिफरेंट मैटर है। जब उन दोनों को मैंने मिक्स्ड किया तो उसके पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो आपका हवा में जो अगरबत्ती की खुशबू हो वो मिल जाता है। तो हवा यहाँ पर है, मान लीजिए ऑक्सीजन या बहुत तरह के हवा है, तो वहां पे एक आपका पार्टिकल्स हुआ। और जो गैसेस फॉर्म में आपका निकल रहा है, कौन, ये अगरबत्ती का जो फ्रेगनेंस है, तो वो इंटरमिक्स हो जाता है हवा में। तो यहाँ पर भी क्या है
कि टू डिफरेंट मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में भी आइए, यहाँ पर आपने वाटर लिया हुआ है और यहाँ पर आपने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट को जैसे ही आप वाटर में डालोगे तो कॉपर सल्फेट वाटर में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। यानी कि वाटर और कॉपर सल्फेट जो है वो डिफरेंट मैटर है और दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका डिफ्यूजन ही हो रहा है। तो आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक और लास्ट तर्क वितर्क हम लोग कर ही डालते हैं। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से। आपको करना क्या है, एक हमने ये वाला भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एयर भरा हुआ है। इस वाले में क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, ठीक है। इसका कोई कलर फलर होता नहीं है, मैं इसलिए पीला कलर हटा देता हूँ, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि एयर पीला कलर का हो गया है। तो यहाँ पर एयर हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने एक सेकेंड टाइप का यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसमें हमने डाला हुआ है क्या चीज, ब्रोमीन वेपर। फिर आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया लगता है कि ये फिर नया शब्द क्या आ गया, ठीक है। तो ब्रोमीन वेपर यानी कि एक ब्रोमीन लिक्विड से बना हुआ एक वेपर होता है जिसका कलर रेड ब्राउन कलर का होता है। ध्यान रखिए, ब्रोमीन वेपर का कलर कैसा है, रेड ब्राउन कलर का है। आप अपने दिमाग में रेड ब्राउन कलर देखते रहिए, ठीक है। तो ये ब्रोमीन वेपर है, एक मैटर आप कहोगे जिसका नाम है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन वेपर हमने इसमें लिया हुआ है और इसका कलर कैसा है, रेड ब्राउन है, ठीक है। अब आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो आपका ब्रोमीन है वो थोड़ा हेवी होता है, ठीक है, भारी होता है, ठीक है। अब देखिए भारी होने के कारण तो इसको नीचे ही रहना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जैसे आपने क्या किया कि सेकंड वाला जार इसके ऊपर रख दिया जिसमें एयर भरा हुआ है, तो कुछ समय बाद आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे। क्या नोटिस करोगे कि धीरे 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 जो आपका यहाँ पर ब्रोमीन वेपर है वो देखिए यहाँ पे कोई कलर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भी रेड ब्राउन कलर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी कैसा हो गया, रेड ब्राउन कलर आ गया। मतलब इस वाले जार में भी क्या हो गया, रेड ब्राउन कलर हो गया। इससे दो बातें क्लियर हो जाती हैं। अब ध्यान से समझिए कैसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आपका क्या है, ब्रोमीन वेपर। तो ब्रोमीन वेपर धीरे 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 हेवियर होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, इस तरह से मोशन करते हुए हवा में इंटरमिक्स हो गया। यहाँ पे हवा का पार्टिकल्स भी था जैसे यहाँ पर है, तो ये धीरे 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 इस तरह से क्या हो रहा है, हवा में मिक्स्ड हो जा रहा है। अब ये जैसे ही मिक्स्ड हो गया तो पूरा कलर हवा का कैसा हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया। अब ध्यान से दो बातें समझिए। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो आपका ब्रोमीन वेपर है ये मोशन करते हुए गया, मतलब यहाँ पे जो मैटर का पार्टिकल्स है, किसका मैटर, ब्रोमीन का, उसका पार्टिकल्स मूव किया। ये तर्क यहाँ से समझ में आती है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग समझे कि यहाँ पर एयर था, ठीक है, यहाँ पे एयर था और यहाँ पे आपका ब्रोमीन वेपर था, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए, यहाँ पर इंटरमिक्स हो गए। अब इंटरमिक्स हो गए तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये, जी हाँ, डिफ्यूजन कहलाएगा। क्या आप इसे कहोगे, डिफ्यूजन कहोगे, क्योंकि जो डिफ्यूजन का जो आपका डेफिनेशन है वो तो ये कह रहा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहा करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर जितने केसेस आपने देखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, वो दो तर्क को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे रहा है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, डिफ्यूजन कर रहे हैं। तो देखिए डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हो तो डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट अपने आप में दो बातें बता देता है। डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट क्या बातें बताता है, एक ये बताता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, पहला तो ये बता देगा। दूसरा क्या बता देगा कि जो आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस भी है, खाली जगह भी है। तो ये डिफ्यूजन शब्द अगर कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है तो ये समझिए कि दो तर्कों पे हम बात कर रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस भी खाली है और जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं। ये दोनों तर्क को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। बड़ा कमाल का चीज है डिफ्यूजन जी। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब सवाल ये आता है कि अब यहाँ पर देखिए, जब आप हीट करोगे तो डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अब इस वाले पॉइंट को समझने का प्रयास करना है। जैसे जैसे आप हीटिंग इफेक्ट बढ़ा दोगे
तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि किसी के घर में अगर मछली बन रही हो ना, तो आपके नाक तक उसकी खुशबू पहुंच जाएगी कि हाँ इसके घर में मछली बन रही है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन होता है। तो जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे ना तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो डिफ्यूजन फास्ट कब होता है, जब हीट होगा। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो आपका हीटिंग इफेक्ट कम होगा, सॉरी मतलब डिफ्यूजन कम होगा, और जब आपका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को ही देख लेते हैं, व्हाई डज दिस हैपन, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम हिट कर रहे हैं तो डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि जैसे आपने मधु को डाला पानी में, तो मधु के पार्टिकल्स क्या होने लगे, मोशन करने लगे। उसी तरह से कॉपर सल्फेट और पानी, जब दोनों को मिक्स्ड आपने किया तो वहां पर भी आपका क्या हुआ कि आपके जो कॉपर सल्फेट है उसका भी पार्टिकल्स और जो वाटर के पार्टिकल्स है वो भी मोशन करने लगे, ठीक है। आपने अगरबत्ती लिया तो अगरबत्ती का भी जो पार्टिकल्स है वो भी क्या होने लगा, मोशन करने लगा। तो जब मोशन करता है तो मोशन करने की वजह से एक खास तरह की एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फिर से टेंशन हो गया क्या, मैंने आपको अभी जस्ट बताया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो समझ जाइए कि उसके पास एक एनर्जी आ गई है, जिस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप अभी मान लो बैठे हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन जैसे आप दौड़ना शुरू कर दोगे, चलना शुरू कर दोगे, तो आप मोशन करोगे ना, तो आपके अंदर किस तरह की एनर्जी डेवलप हो गई, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कार खड़ी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, 0 हो गई, लेकिन कार जैसी मोशन करने लगेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से और भी चीज आप देख लो, जैसे मैंने आपको बताया कि मधु अभी रखा हुआ है कहीं डब्बे पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन जैसे ही आपने पानी में डाला तो गोल गोल घूमते हुए जाएगा वो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा। तो मोशन करने से जो एनर्जी बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो डोंट वरी, इसको मैं फिजिक्स में क्लियर कर दूंगा बढ़िया से। चलिए, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी तो आया, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा हिट कर देते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसा आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक तसले में पानी गर्म किया हुआ है, तो पानी गर्म किया तो पहले तो धीरे 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 भाप निकल रहा होगा, तो भाप का जो मोशन होगा वो बहुत स्लो होगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी। लेकिन जैसे आप उसको खौला दोगे पानी को, तो उससे भाप बड़ा स्पीड निकलेगा, ठीक है। तो उसका जो मोशन होगा बहुत फास्ट होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यही वजह है, तो यहाँ पे जो सवाल हम लोगों का था इसमें हम लोग बैक आते हैं। तो यही एक रीजन है कि जब डिफ्यूजन होता है, यानी कि जब आप हीटिंग करते हो किसी भी चीज को, तो हीट करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आई? अब डिफ्यूजन इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि हिट कर रहे हैं, हिट करने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चल जाएगा। जितना आप हिट करोगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी फास्ट होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगा तो डिफ्यूजन भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। सर पकड़ के मत बैठ जाइएगा, मैंने सब बातें क्लियर A to Z आपको बता रखा है। बस एक बार बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, जो मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, और हो सके तो दोबारा इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर भी करते हैं, मतलब ये नहीं कि जो लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है वैसा वाला नहीं समझ बैठना है, ठीक है। ये एक फोर्स होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं किसके, मैटर के, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखता है, मतलब एक दूसरे को फोर्स, ताकत लगा के रखता है पार्टिकल्स को, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखिए चौक है आपका, ठीक है, ये तो देख ही लो आप, जो लिखा जाता है
ब्लैक बोर्ड वगैरह में, भूल तो नहीं गए हैं? क्योंकि जमाना अब डिजिटल का आ गया है तो शायद बहुत सारे बच्चों को डिजिटली पढ़ने का आदत हो गया होगा, लेकिन ये चौक ही है भाई। तो अब देख लीजिए, अब ये जो चौक है, इस चौक में बहुत छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। अभी तो मैं बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, अब ये मत समझना कि लाल ही कलर का होगा, चौक सफेद है तो सफेद ही होगा इसका पार्टिकल्स, ठीक है, और इतना दूर पे नहीं है, मैं तो समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो ये वाला पार्टिकल्स जो है ये इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये वाला पार्टिकल्स इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये पार्टिकल्स इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये पार्टिकल्स इसको पकड़ के रखा हुआ है। इसी तरह से सारे जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, मतलब एक फोर्स के जरिए क्या कर रखा है इन लोगों ने, इसको बाइंड कर रखा है। इस तरह से सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पकड़ के रखे हुए हैं पार्टिकल्स को, ठीक है, एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको बहुत सारा चीज अब समझ में आ गया होगा कि एक पार्टिकल क्या कर रहा है, दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स की मदद से क्या किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो जितने भी आपके मैटर होते हैं उसके जितने पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, अगर अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ा और समझा देता हूं। अब इस वाले को देखिए आप, यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका आयरन नेल यानी कांटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्या चीज देख सकते हैं कि ये वाला जो आयरन का नेल का पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, ऐसे तो पार्टिकल को आप देख नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पार्टिकल्स है, फिर यहाँ पे पार्टिकल्स है, इस तरह से बहुत जगह पे पार्टिकल्स है, सिर्फ मैं जहां दिखा रहा हूँ वहीं पे नहीं हो सकता है। अब ये पार्टिकल किसको पकड़ा, इसको पकड़ के रखा है, क्या रस्सी से नहीं, एक ना दिखाई देने वाला ताकत है उससे पकड़ के रखा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में। उसी तरह से यहाँ इसको पकड़ के रखा हुआ है, फिर उसी तरह से इसको ये पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करके रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ये सब कांटे में ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं कि मैं अगर सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, ये सब भूल जाइएगा आप, सब में यही चीज हो रही है, ठीक है। चलिए अब दूसरा और एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे ये पानी है, तो पानी में भी तो पार्टिकल्स हैं। तो मान लीजिए पानी का एक छोटा सा बूंद लेते हैं, अब मैंने आपको बहुत प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने पार्टिकल्स को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा दूर दूर पे रख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल्स ऐसे नहीं है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, यानी एक दूसरे को फोर्स से यानी एक ताकत के माध्यम से क्या किए हुए हैं, इस तरह से पकड़ के रखे हुए हैं। देख लीजिए, इस तरह से पकड़ के रखे हुए हैं सारे फोर्सेस को, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स के माध्यम से जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप ये मत समझिए कि जो आपके बागान में घेरा हुआ है बिल्कुल लगभग वैसे ही है, लेकिन वो फोर्स ऑफ पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि जितने भी आपके मैटर होते हैं और उस मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, वो सब के सब पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, मतलब एक फोर्स के माध्यम से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, छोटा सा और एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये झारखंड में एक डांस होती है कर्मा के पूजा में, और अगर मान लीजिए मुझे कोई झारखंड से बाहर देख रहा है तो भैया आप अपना देख लीजिएगा कि ऐसा डांस को क्या बोलते हैं आप। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये जो लड़की है इस लड़की के हाथ को पकड़ी हुई है, फिर ये इसके हाथ को पकड़ी है, फिर ये इसके हाथ को, फिर ये इसके हाथ को पकड़ी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये इसको मान लीजिए एक जो लड़की यहाँ पर है ये समझ लीजिए कि एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ऐसा मान के चलो आप। तो ये अलग अलग पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को पकड़ कर रखा है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को पकड़ कर रखा है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को पकड़ कर रखा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से पकड़ के रखता है, ठीक है। एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं बैंडिंग फोर्स, यानी अभी उतना ज्यादा टेंशन मत लो आप,
सिर्फ एक फोर्स होता है जिसके माध्यम से ये एक दूसरे को पकड़ के रखता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को फोर्स के माध्यम से पकड़ के रखता है। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए कि अब इसमें देखना यह है कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कमजोर होगा, वो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि आप मुझे बताइए, अगर ये पानी है और इस पानी में अगर आप उंगली को रखते हो, ठीक है, इस पानी में अगर उंगली को आप ऐसा रखोगे तो उंगली को जैसी रखोगे तो उंगली आपकी पानी के अंदर चली जाएगी। तो ये क्यों चला गया, उंगली पानी के अंदर क्यों चला गया, क्योंकि जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है, कमजोर है। ठीक है, अगर आप उंगली जैसी रखोगे इस पानी के सरफेस पे तो आपकी उंगली नीचे की तरफ चली जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो पानी है, ये जो लिक्विड है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वीक है, इसी कारण से। लेकिन अगर यही चीज अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहोगे, यानी कि आयरन नेल में, तो अगर आप उंगली रखोगे इस आयरन नेल के ऊपर तो क्या आर पार हो जाएगा, इस कांटे से आपकी उंगली आर पार हो जाएगी क्या, नहीं ना होगा, आप कांटे के ऊपर ही आपका हाथ रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल का वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप आर पार नहीं कर पाओगे। उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल अगर आप देख लेते हो कि जो आपका चौक है, उस चौक के ऊपर भी आप उंगली रखोगे तो क्या उंगली आर पार हो जाएगी, नहीं होगा ना, लेकिन थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो शायद टूट जाएगा। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा आयरन नेल के हिसाब से कमजोर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा कमजोर है, किसके मुकाबले में, ये आयरन नेल के मुकाबले में। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए आर पार हो जा रही है आपकी उंगली। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी।